एक कहानी जो सिर्फ एक गलती से शुरू हुई। दोस्तों, मैं रवि हूँ। मेरी उम्र करीब 34 साल है। यह कहानी आज से करीब 5 साल पहले की है, जब मेरी उम्र करीब 29 के आसपास थी। मेरी दिल्ली में एक म्यूजियम में नाइट सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगी थी। मैं बहुत खुश था। नई नौकरी और करीब सैलरी 10,000 थी। उस टाइम के हिसाब से तो ये मेरे लिए अच्छा खासा वेतन था। मुझे आज भी याद है, दिसंबर का महीना था, कड़ाके की ठंड थी। मेरा उस म्यूजियम में पहला दिन था। रात के करीब 10 बजे के बाद म्यूजियम बंद हो जाता था। मेरी नाइट शिफ्ट थी, तो मैं एक्स्ट्रा जल रहे लाइट्स को ऑफ किया, बाकी लाइट्स को जलता हुआ छोड़ दिया और जाकर अपने चेयर पर बैठ गया। बैठा बैठा बोर होने लगा तो मैं फ़ोन चलाने लगा। फ़ोन चलाते चलाते मेरा ध्यान एक आवाज़ ने खींच लिया। मुझे कुछ खास सुनाई तो नहीं दिया, ऐसा लगा जैसे कोई फुसफुसाहट हो। मैंने फ़ोन में टाइम देखा तो करीब 12 बज रहे थे। मैं अपनी जगह से उठा और उस तरफ चलने लगा जहाँ से वह आवाज़ आई थी। खैर, अभी सब कुछ शांत था, अभी कोई फुसफुसाहट नहीं थी। मुझे लगा शायद नौकरी का पहला दिन है, तो यह मेरे मन का वहम भी हो सकता है। मैंने फिर भी चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई, मगर कुछ खास दिखा नहीं। अंत में मैं फिर से अपनी जगह पर आकर बैठ गया। मन में थोड़े बहुत विचार चल ही रहे थे कि अचानक एक जोर की चीख सुनाई दी। वह चीख इतनी भयानक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं भागा भागा उस आवाज़ की तरफ गया। देखा तो एक जंग लगा बड़ा सा लोहे का दरवाज़ा था और उससे ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे मानो कोई बहुत बेताबी से उसे अंदर से पीट रहा हो। मुझे देखकर आश्चर्य हुआ। जब मैंने दरवाजे के ऊपर देखा तो वहाँ लिखा था, इस दरवाजे से दूर रहें। मुझे लगा शायद म्यूजियम में कुछ सामान रखे हुए होंगे और इसलिए ये नोटिस चिपकाया हुआ है, पर मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि इस दरवाजे को भला अंदर से पीट कौन रहा है। मुझे लगा कोई बिल्ली होगी जो शायद किसी तरह इसमें फंस गई होगी। मैं उस दरवाजे को खोलने के लिए आसपास कोई मजबूत चीज़ ढूंढने लगा और आखिरकार मुझे कोने में एक लोहे का रॉड दिखा। मैंने उस रॉड को उठाकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे सालों से उस दरवाजे को किसी ने नहीं खोला हो, क्योंकि दरवाजे के साथ साथ ताले पर भी काफ़ी जंग लगी हुई थी। मैंने रॉड से ताले को तोड़ने की कोशिश की और आखिरकार मैं कामयाब हुआ। दरवाज़ा खुल गया और दरवाजे के खुलते ही एक ठंडी हवा मेरे जिस्म से टकराती हुई निकल गई। आज भी उसकी सिहरन मुझे महसूस होती है। खैर, मैं दरवाजे के अंदर गया, लेकिन वहाँ कोई मुझे बिल्ली या कुछ वैसा नहीं दिखा। लेकिन एक बदबू मेरे नाक को परेशान करने लगी, ऐसी बदबू जैसे किसी सड़े गले मांस से आती है। वहाँ बिल्कुल अंधेरा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो बरसों से यहाँ कोई आया गया ना हो। मैंने टॉर्च जलाया तो देखा वहाँ मकड़ी के जाले चारों ओर फैले हुए थे। कोने में एक रास्ता दिखा जो शायद अंदर की ओर कहीं जा रहा था। मैंने सोचा जाकर देखते हैं। मैं बचपन से ही साहसी किस्म के व्यक्तित्व का इंसान रहा हूँ। मुझे भूत प्रेत या आत्मा इन सब चीज़ में भी कभी विश्वास नहीं रहा। मैं हर चीज़ के पीछे कोई न कोई रीजन होगा ऐसा सोचता था। खैर, मैंने टॉर्च को हाथ में पकड़े धीरे धीरे उस रास्ते के नीचे उतरने लगा। जैसे जैसे मैं नीचे उतर रहा था, ना जाने क्यों दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, लेकिन मैं भी कहाँ मानने वाला था। मैं उस रास्ते को पकड़े पकड़े नीचे उतरता रहा। नीचे उतरने पर मैंने सामने की ओर एक कमरा देखा जहाँ कुछ लाल धागे बंधे हुए थे और उसके दरवाजे पर कुछ नुकीली कीलें गड़ी हुई थी। मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि म्यूजियम तो ठीक है, लेकिन म्यूजियम के बाद भी कुछ न कुछ राज यहाँ छिपा हुआ है।
मैंने जिज्ञासा में उस दरवाजे को खोल दिया। वहाँ एक काली संदूक रखी हुई थी और उस पर कुछ लिखा हुआ था। मैंने ध्यान से पढ़ा तो कुछ मंत्र थे और उसी टाइप के लाल धागे उस संदूक पर भी बंधे हुए थे जो मैंने अपने दरवाजे पर देखा था। मैं मन ही मन ये भी सोच रहा था कि क्या पता यहाँ कोई खजाना ही मिल जाए, क्योंकि अक्सर ऐसी जगहों पर कुछ कीमती चीज़ें छिपी होती है। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस कीमती चीज़ के ख्याली पुलाव मैं बना रहा था उसकी मुझे आगे जाकर बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। खैर, मैंने उस संदूक को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अजीब तरह की संदूक थी, नॉर्मल संदूकों की तरह नहीं। उसमें कई छोटे छोटे व्हील्स लगे हुए थे। मैंने उन्हें घुमाया और करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद वो संदूक खुली। उसके खुलते ही मानो तूफान आ गया हो। अजीब सी काली हवा मेरे चारों ओर मंडराने लगी। मैं घबरा गया और घबरा कर वापस आ गया और ऊपर आते ही मैंने दरवाजे को लगा दिया और उस जंग लगे ताले को उसके ऊपर टांग दिया। अपने जगह पर बैठने के बाद मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोचने लगा कि आखिर इस म्यूजियम के नीचे वह कमरा और वह संदूक कैसा है और इसका क्या राज है। फिर मैंने मन बना लिया कि कल इस चीज़ का पर्दाफाश करूँगा। अब ये सब सोचते सोचते ही सुबह हो गई और मैं फ्री होकर अपने रूम चला गया, खाना बनाया और खाकर सो गया। अब फिर मेरे जॉब का दूसरा दिन था और आज मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड था। आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि आज मैं उस म्यूजियम के नीचे फिर से जाने वाला था और देखने वाला था कि वहाँ वह संदूक और वह रूम कैसे है और उसके वहाँ होने का क्या राज है। आज सबके जाने के बाद मैं उस जंग लगे दरवाजे के नीचे की तरफ उस रूम में गया जहाँ मैं पिछली रात को आया था। सामने वही संदूक को पाया जिसे मैंने पिछली रात को देखा था। उस संदूक को खोला तो उसमें एक लाल साड़ी और कुछ गहने दिखे। गहनों पर नज़र पड़ते ही मेरी आंखें चमक गई और न चाहते हुए भी मेरे हाथ उनकी ओर बढ़ गए। अभी मेरे हाथों ने उन्हें टच ही किया था कि मुझे फील हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं पीछे मुड़ा और जो मैंने देखा वो शब्दों में बयां करना आसान नहीं। मैंने एक औरत को देखा जिसके सर से खून रिस रहा था और सर पर 4-5 कीलें गड़ी हुई थी, आंखें खून सी लाल। मेरा तो मानो दिल ही बाहर आ गया था, धड़कन तेज हो गई। मैं सब कुछ छोड़कर ऊपर की ओर भागा, पर मैं ऊपर जा नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो मेरे पांव जम गए हों। ठंड का वक्त था, फिर भी मैं डर के कारण पसीने से भीग चुका था। तभी पीछे से किसी के खून से सने हाथों ने मेरे पैरों को कसकर जकड़ लिया और फिर मेरे पैरों को खींचकर जोर से पटक दिया। इतनी जोर से जमीन पर गिरने के कारण मेरा सर फट चुका था। सर से ब्लीडिंग हो रही थी। जैसे तैसे मैं ऊपर की ओर भागा, लेकिन सिचुएशन और भी खराब हो चुकी थी। चारों तरफ मुझे हंसने, रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आसपास ही है, लेकिन दिख कोई भी नहीं रहा था। मैं बहुत डर गया था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मैं एक कोने में डूबका हुआ बैठा था, बस भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे ईश्वर मुझे बचा ले। अचानक से सब कुछ थम गया। कोई आवाज़, कोई चीख सुनाई देना बंद हो गया। खैर, मैंने सुबह होने का इंतज़ार किया और इंतज़ार करते करते कब बेहोश हो गया मुझे खुद नहीं मालूम। मेरी आंख हॉस्पिटल में खुली। होश आने पर म्यूजियम के मैनेजर को बुलाया गया और पुलिस वाले भी थे। सब पूछताछ कर रहे थे कि कहीं ये चोरी या कोई साजिश तो नहीं थी, लेकिन मैंने उन सबको बोला कि ऐसा कुछ नहीं था। मैं एक जगह ऊपर रखी चीज़ों को ठीक कर रहा था और तभी ऊपर से नीचे गिर पड़ा और ये सब हो गया। खैर, पुलिस वाले चले गए। तब मैनेजर ने आकर मुझसे पूछा, रवि सच सच बताओ क्या हुआ था।
तब जाकर मैंने उन्हें सारी सच्चाई बता दी और तब जाकर उन्होंने मुझसे कुछ खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वो म्यूजियम पहले एक हवेली हुआ करती थी जिसे रिनोवेशन करके म्यूजियम बना दिया गया। इस हवेली में आज से करीब 300 साल पहले एक योगेंद्र वर्मा नाम के राजा थे जिसकी एक बीवी थी, रुक्मणी देवी। कहते हैं उसके जैसा खूबसूरत इस राज्य में कोई नहीं था। वो कहाँ से आई थी कोई नहीं जानता था। उसका राजा योगेंद्र वर्मा से प्रेम विवाह हुआ था। इन दोनों का जीवन खुशी से कट रहा था। शादी के करीब 1 साल बाद एक दिन राजा के सेवक ने रानी रुक्मणी देवी को रात को हवन करते देख लिया, जिसमें वो काली शक्तियों को जागृत करने वाले मंत्र का उच्चारण कर रही थी। ये देख सेवक डर गया और भागा भागा पूरे गांव में हल्ला मचा दिया कि रानी रुक्मणी देवी एक डायन है। ये सुनते ही गांव वाले महल की तरफ दौड़ पड़े। लोगों ने रानी को रंगे हाथों पकड़ लिया। ये बात जब राजा को पता चली तो उसने भी रानी का साथ नहीं दिया। रानी कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन किसी ने उसे बोलने नहीं दिया और राजा के आदेश पर उसे उसी के कमरे में उसके पैर हाथों को बांधकर नुकीली कीलें उसके सर पर मारकर उसकी जान ले ली गई। कहते हैं कि उस वक्त रानी पेट से थी और इस स्थिति में अगर किसी औरत की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वो एक शापित चुड़ैल बन जाती है और ये बात गांव के पंडित जानते थे। इसलिए उन्होंने उसकी आत्मा को उसके कमरे में उसके सारे कपड़ों के साथ मंत्र उच्चारण के जरिए बांध दिया था ताकि वो कभी बाहर ना आ सके। लेकिन रवि, तुम्हारी गलती के कारण आज हम सबके ऊपर मौत मंडराने लगी है। इतना कहकर म्यूजियम का मैनेजर परेशान हो गया। मैंने उससे पूछा, क्या कोई उपाय नहीं है उसे फिर से कैद करने का? तब मैनेजर ने कहा, यहाँ पास में ही एक शमशान है, वहाँ चलकर देखते हैं, शायद कोई मदद कर दे। मैं अभी बहुत ही कमज़ोर फील कर रहा था, इसलिए मैंने एक दिन का रेस्ट लिया और जैसे ही शरीर में थोड़ी ताकत आई मैं उस मैनेजर के साथ निकल पड़ा। बहुत ढूंढने के बाद हमें एक योग साधक तांत्रिक बाबा मिले। हमने अपना दुख उन्हें जाहिर किया। उन्होंने बताया कि इस तरह की आत्मा बहुत ही पावरफुल होती है, इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तुम लकी हो कि बच गए। खैर, बाबा ने हमसे कुछ चीज़ें मंगवाई जिससे वो अपनी पूजा साधना कर सके और हमें बताया कि आज रात 1 बजे हम सब वहाँ चलेंगे। बाबा की बात सुनते ही हम लोगों ने भी हामी भर दी। करीब 1 बजे हम लोग उस म्यूजियम में पहुँचे। वहाँ जाते ही एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। बाबा ने जो सामग्री मंगाई थी उन्होंने उसे खोलकर एक जगह रख दिया। फिर कुछ पढ़कर एक गोला बनाया और बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए इस गोले के बाहर मत जाना। फिर बाबा अपनी साधना में लग गए, मंत्र उच्चारण करने लगे। करीब आधे घंटे के बाद एक भयानक चीख सुनाई पड़ी। मेरा दिल बैठ गया और हमारे मैनेजर की भी डर से हालत खराब हो गई थी। बाबा ने हम दोनों को शांत रहने का इशारा किया और फिर मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस आत्मा को बुलाने लगे। अचानक से हवा में कुछ काली परछाई घूमने लगी जिसने एक औरत का रूप ले लिया, वही औरत जिसे मैंने उस रात देखा था। इतनी भयानक दिख रही थी, उसे बताते हुए मुझे अभी भी भय लग रहा है। खैर, बाबा ने उस आत्मा से पूछा, तुम यहाँ क्यों हो और क्या चाहती हो? तब उस आत्मा ने बताया, मैं रानी रुक्मणी हूँ। मुझ पर गांव वालों ने झूठा आरोप लगाकर मुझे मार डाला। मैं पेट से थी। मैंने उन लोगों से अपनी जान की भीख मांगी। जिससे प्यार किया था उसने ही मुझे मारने का आदेश दे दिया। मैं वो यज्ञ अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए कर रही थी, क्योंकि उस पर एक भारी दोष था जिससे कि उसके जन्म होने के 7 दिन बाद ही उसकी मौत हो जाती। बस इसी दोष के प्रभाव को कम करने के लिए एक बड़े पंडित ने मुझे रात्रि यज्ञ का सुझाव दिया था।
जो सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही संभव था। और उस दिन पूर्णिमा की रात थी और मुझ निर्दोष को गांव वालों ने बेदर्दी से मार डाला। ये सुनकर मुझे भी काफ़ी दुख हुआ। बाबा ने उस आत्मा से पूछा, तुम आज़ाद क्यों नहीं हो जाती? क्यों इस जगह से बंधी हुई हो? तब उस आत्मा ने बताया, राजा के पंडितों ने कुछ मंत्रों के जरिए मुझे कैद कर रखा था। अगर उस संदूक तथा उसमें रखे उन कपड़ों और गहनों को जला दिया गया तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। हम लोगों ने ऐसा ही किया। उसी रात हमने विधिवत उसका अंतिम संस्कार किया और जो भी राख बची उसे गंगा में विसर्जित कर उसकी मुक्ति की कामना की। उस दिन के बाद से मुझे आज तक कभी कुछ महसूस नहीं हुआ और उस जगह को भी तोड़कर और भी बड़ा म्यूजियम बना दिया गया। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। इस तरह की स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर कर दें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और अगर आप ये स्टोरी स्पॉटिफाई पर सुन रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।